नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम की हाइलाइट्स आप तक पहुंचाने से पहले चिंतन, चिंता और संवेदना उन सब के लिए जिन्होंने हाल ही में नूह मेवात में हुए सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवाई है। वो हालात क्यों बेकाबू हुए, कब थमेगी ये आग जो झुलसा देती है निश्चल निर्दोष लोगों को। संदर्भ था एक धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा का। क्यों उपद्रव हुआ उसकी जांच भी चलेगी, अमन की बातें भी होंगी। पर एक तरफ जहां भारत से इस तरह की आगजनी की घटनाओं के चित्र हम तक आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे चित्र हैं जो उत्साह को भी बढ़ा देते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि भी हम तक पहुंचाते हैं। आज के इस अंक में हम आपको लिए चलेंगे कुछ ऐसी झलकियों की तरफ पुणे से, जहां जिस उत्साह के साथ स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, वो देखते ही बनता है। क्या कहा उन्होंने, किस तरह से राज्यों का विकास राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, उसका कुछ अंश हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज के विजन ऑफ एशिया में आप देखेंगे उस मुलाकात का अंश जिसमें डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जैसे अनूठे हास्य कलाकार, जो संवेदनशील और सेवा के लिए त्याग करने को तत्पर और प्रेरक हैं। आप देखेंगे उस मुलाकात का अंश जिसमें बात होगी जिंदगी के सुरों की। जिंदगी नाम के नए एल्बम के साथ आ रही हैं गायिका गीता सेतिया, और साथ ही आप मिलेंगे उस लेखक से जिनकी नई पुस्तक का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। अजय सिंह जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और प्रेस सेक्रेटरी हैं राष्ट्रपति महोदया के साथ। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया कम्युनिटी कार्यक्रम में। आपको लिए चलते हैं पुणे। किस तरह से सांस्कृतिक गरिमा, रंगारंग उत्साह छलकता है किसी के स्वागत में, उसकी बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुणे में हुए स्वागत को देखकर मिलती है। अपने संबोधन में पुणे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जहां महाराष्ट्र के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की,
वहीं उन्होंने जो राज्य का विकास है वो किस तरह से पूरे राष्ट्र के विकास के साथ गुंथा हुआ है उसको भी रेखांकित किया। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का ये अंश। साथियों, हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र को लेकर चल रही है। जब महाराष्ट्र का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और जब भारत का विकास होगा तो उसका उतना ही लाभ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। आजकल जगभरात लोक भारताच्या विकासाची चर्चा करीत आहेत। इस विकास का लाभ महाराष्ट्र को भी हो रहा है, पुणे को भी हो रहा है। आप देख रहे हैं, बीते 9 वर्षों में भारत ने इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में नई पहचान बनाई है। 9 वर्ष पहले तक भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स होते थे। आज हम 1 लाख स्टार्टअप्स को पार कर गए हैं। ये स्टार्टअप, ये इकोसिस्टम इसलिए इतना फल फूला रहा है क्योंकि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है। और भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बनाने में पुणे की बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका रही है। सस्ते डेटा, सस्ते फोन और गांव-गांव पहुंची इंटरनेट सुविधा ने इस सेक्टर को मजबूती दी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से 5G सर्विस रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। आज देश में फिनटेक हो, बायोटेक हो, एग्रीटेक हो, हर सेक्टर में हमारे युवा कमाल कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पुणे को हो रहा है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हैं गुजरात से और पिछले 50 वर्षों से वो गुदगुदाते भी रहे हैं और चिंतन की तरफ प्रेरित भी करते रहे हैं। डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी एक जाना माना नाम है। गुजरात क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए पीएचडी करने के अलावा उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में जब ये संकल्प लिया कि अपने कार्यक्रमों से जो भी वो अर्जित करेंगे वो पूरा का पूरा समाज सेवा के कार्य में लगा देंगे, घर एक पाई भी नहीं लेकर जाएंगे। और इस तरह का संकल्प अपने आप में अनूठा है और अनूठे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी से हमारी बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। जगदीश जी, आप ये बताइए कि हंसी इतनी मुश्किल क्यों होती है? अभी क्या है अशोक जी, टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हंसी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही। तो आप इससे सहमत हो गए कि हंसी मुश्किल होती जा रही, तो फिर जो हंसाने वाला होता है उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है। ज़रूर हो जाता है, और ये सोशल मीडिया जो हैं अभी काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे वीडियो अलग अलग प्रोग्राम के शो वो सब घर बैठे देख लेते हैं, तो हमको हर पल कुछ नया ढूंढना पड़ता है, हर पल कुछ नया लाना पड़ता है ताकि मार्केट में पूरा आदर बना रहे। हाँ, तो ये बात आपने की बिल्कुल सही है, क्योंकि यूट्यूब में जो देखा हुआ है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक लाइव देखने का अलग आनंद होता है, अनुभव होता है। आर्टिस्ट को लाइव सुनना देखना एक अलग सा अनुभव होता है, ये बात भी सही है आपकी। तो सही बातें को लेते हुए जब इंसान अपने जीवन में सोचता है कि मुझे क्या करना है, तो एक समय आया जब आपको लगा कि मुझे मंच पर जाकर लोगों को हंसाना है और उन
सपनों के साथ में आप शहाबुद्दीन राठौड़ जी से मिले, जो कि जिन पर आपने पीएचडी भी की है। जी। तो क्या उनमें ऐसी खास बात लगी कि आपको इनके पास जाएं? बात ऐसी थी अशोक जी कि मैं बचपन से ड्रामा का आर्टिस्ट था और नॉन प्रोफेशनल जो कंपटीशन के प्ले होते थे हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल होते थे, उनमें मैं पार्ट लेता था। पहले मोनो एक्टिंग करता था, बाद में ड्रामा में पार्ट लेने लगा, बाद में ड्रामा लिखने लगा खुद। लेकिन 93 के आसपास ऐसा हुआ कि जो दोस्तों के साथ मिलकर मैं ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लेता था, वो सब दोस्त बिजनेस और जॉब के वास्ते, हमारा जो गांव था थानगढ़, वहाँ से आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन चले गए। और ड्रामा एक ऐसी चीज़ है, अकेले हो नहीं पाती। तो थानगढ़ में ही गुजराती भाषा के सबसे समृद्ध, सबसे बड़े जाने माने ह्यूमरिस्ट जो आपने कहा शहाबुद्दीन राठौड़, वो थानगढ़ की एक मात्र हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। और वो मुझे ड्रामा में अक्सर मैं नंबर लेता था और मुझे पारितोषिक वगैरह देते थे, ट्रॉफी वगैरह, तो इस तरह से पहचानते थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे स्टेज पे तो रहना है मरते दम तक, ये तय था बचपन से। तो अब कुछ ऐसा करना है जो अकेले हो सके। तो मुझे तुरंत ही याद आए शहाबुद्दीन राठौड़ जी। तो मैं उनके पास गया और बोला, 93 के आसपास की बात है, कि मुझे आपके साथ ले जाए। और मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बोलने दीजिए, मुझे व्यक्त होना है। अच्छा सवाल किया अशोक जी आपने। शहाबुद्दीन राठौड़ को अभी पद्म पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और शहाबुद्दीन राठौड़ एक ऐसे ह्यूमरिस्ट हैं हमारी गुजराती भाषा के, कि उनके प्रोग्राम के दौरान कभी भी कोई भी प्रकार की वल्गारिटी नहीं आती। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आप सुन सके ऐसा शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन वो पिछले कितने सालों से, 52 सालों से, आज भी स्टिल टुडे। क्या बात है, क्या अभी बात अभी ये 15 जुलाई को दुबई में जाके वो अवार्ड लिया और वहाँ परफॉर्म किया शहाबुद्दीन राठौड़ ने। क्या बात है। तो पिछले लास्ट 52 ईयर्स वो ऐसा शुद्ध मनोरंजन पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें फिलोसॉफी और मोटिवेशन भी हैं। वो ये मानते हैं, मुझे भी ये दिया है उपदेश, कि लोगों को सिर्फ हंसाना नहीं है, हास्य तो एक नाव है, हास्य की नाव में बैठकर आपको सामने वाले छोड़ पे जाना है। आपको कुछ लोगों को हंसते हंसाते भी कह देना है कि इस तरह जीने से फायदा है इंसानियत को, पूरे विश्व को। तो कुछ मोटिवेशन, कुछ फिलोसॉफी वो ह्यूमर के साथ होनी चाहिए। ऐसे एक पवित्र और सबसे श्रेष्ठ ह्यूमरिस्ट मुझे गॉड फादर के रूप में मिले, ये मेरी खुशकिस्मती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ज़िंदगी गुनगुनाती है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई बातें गीतों के माध्यम से अभी हमारे साथ आती हैं। एक नया एल्बम ज़िंदगी नाम से जो आ रहा है, एक गीत की शक्ल में गीता सेतिया उसकी तैयारी के लिए मुंबई गई। और कैसे बनते हैं गीत आजकल डिजिटल युग में, कैसे कंपोजिशन होता है, उसके बारे में कुछ अंदरूनी बातचीत हमने गीता जी से की। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। क्या है वो आपसे नहीं पूछते हुए, लेकिन आपकी भूमिका एक तो सीखने वाले की भी है और सिखाने वाले की भी है। तो जो आपकी सिखाने वाली भूमिका है, किसी को सुर का परिचय देते समय आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, तो क्या प्रारंभिक रियाज कह दीजिए या अभ्यास आप बताती हैं, उसका थोड़ा संकेत देते हुए थोड़ा सा आप कुछ गुनगुना कर, चाहे जो वंदना हो या कुछ थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों तक। शुरुआत तो मैं हमेशा पहला स्वर सा से करती हूँ। जिसे भी करवाऊँ उनका स्केल चेक करके कितने उनकी रेंज है उस हिसाब से। और सबसे पहले चलिए मैं अपने आप को ऑन द स्पॉट रखता हूँ। अरे बाबा! मेरे सा की चेक करिए आप, तो कैसे चेक करेंगे? कैसे आप उनको कहते हैं? समझिए ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने जैसे अभी मैंने स्वर लगाया हुआ है, मैंने वैसे सी शार्प लगाया हुआ है यहाँ पर मैं आपको मुझे इसको बंद करना पड़ेगा फिर आपको कराने के लिए।
तो अगर मैं आपको ए शार्प पे भी शुरू करती हूँ, ये सा है, सा, आप इसको सुनिए और थोड़ा इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर इस स्वर से आप मेरे मैच कर सकते हैं, सा, ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा नीचे आइए, सा, अभी भी ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना हमारा तो क्या नीचे भी ऊपर ही, अब क्या करें। अच्छा, मुझे एक बार मैंने कह तो दिया, फिर मुझे डर लगा, मैं सबको So, पता है। ये भी अपना रूप में एक मजेदार बात है ना कि हाँ। आपको देखिए एकदम पता लग जाता है कि क्या हम बोल रहे हैं, कि अगर सा, तो अगर उसका आपका चल रहा है सा, ऊपर हो गया उसका, तो उसको हम सब एक लाना एक लेवल पे, अगर ए शार्प पे आप गा रहे हैं तो ए शार्प पे गा रहे हैं, बी पे, जिस भी स्केल, जो भी आप स्केल लेते हैं, सबसे मैं पहले वापस और अब चलते चलते एक खास मुलाकात एक ऐसे लेखक से जिन्होंने भारत की राजनीति को बहुत समीप से देखा जाना है। 35 वर्षों से भारत के कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे अजय सिंह अब प्रेस सेक्रेटरी हैं भारत के राष्ट्रपति महोदया के। उन्होंने लिखी है एक नई पुस्तक, दी आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। उस पुस्तक के संदर्भ को लेते हुए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक नया स्वरूप निखर कर आया है भारतीय जनता पार्टी का, इसके बारे में विविध पहलुओं पर उनसे जो चर्चा हुई उसका एक अंश प्रस्तुत है। ये पूरी मुलाकात आप देखेंगे आने वाले सोमवार को इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। Sometimes you feel so good that you get someone to talk to who has done extensive research, brings 35 years of experience in the field of journalism. And before I bring my guest, who has written a book called The New Architect of the New BJP, Ajay Singh ji also has served as a reporter to bureau chief to political editor to editor. And there are some big news media, Times of India, the Economic Times, the Telegraph, the Pioneer, and the list goes on and on. But in addition to having served in all these roles, he has also served the nation as press secretary to the first citizen of India. But what brings him here today, at my request, is this book. Who would not like to learn more about how Prime Minister Narendra Modi has succeeded so far, so well? So first of all, thank you very much for coming and writing this book. Namaste. Thank you, Ashok ji. Thank you very much for inviting me. So Ajay ji, before we get to the book, let's talk a little bit about what made you think about writing this, researching. And if I may add, are you also one of those, I mean, I'm saying it in a lighter way, but when people say they appreciate Prime Minister Modi, the term now is Bhakta. Are you a Bhakta or you are a student for the growth of Prime Minister Modi? I had always been a reporter out and out. So when I was with Times of India way back in that may be around 1999, I believe. 99, yeah. No, before that. It was 1995. So I heard about Modi ji taking out a yatra, assisting Dr. Joshi. Yes. Dr. Joshi had launched an yatra from Kanyakumari to Kashmir. So he was assisting him, and one of my friend who was an IPS officer who was accompanying him. So he briefed me about him, that there is someone called Narendra Modi,
and the manner in which he has been organizing this yatra, that is outstanding. I mean, it was very difficult for a police officer to reach near Dr. Joshi's car. So eventually what happened that this officer went up to Modi ji and requested him that since his job is, I mean, he has been assigned the job of providing security, so he has to be behind his car. So he was allowed then. And the manner in which he described me, the manner in which he organized that yatra, that was really, it was unthinkable. So, yes, if I may interrupt, so that shows his organizational skill as well as his ability to work with people and lead them in a manner which requires a lot of discipline. So, if we backtrack and based on, you have done a lot of research on Prime Minister Modi, talked to so many people about him, what made him such an excellent organizer? Well, that is the theme of the book. Yes. I mean, in fact, what happened that when I heard about it, I met Modi ji when I was posted in Delhi, and that was in a BJP national executive. And from there on, I had seen him. 95 was the time when he came out of his state because of the infighting within the BJP, that Shankar Singh Waghela and Keshubhai Yes. Patel. So on account of that tiff, he was exiled. I mean, he was posted out of the state. So I met him there for the first time. So and then onwards, I have seen him as a reporter. Yeah. So allow me my quick interruption. So when something like this happened, that you are working honestly with your total commitment and you reach to the situation where you have to experience that sort of exile, was there any bitterness in him? No, I didn't see that. I didn't see that. He was living in a house which was assigned to Dilip Singhani. Dilip Singhani was Amreli MP. So from 95 to I think 98, I have seen him in that house, and I have never seen a trace of bitterness in him, because that was the time when he built the BJP's organizational structure in Haryana and Himachal. So that was the time when Himachal Pradesh was won by BJP, and Prem Singh Dhumal, he became the chief minister. So he used all that time, I mean, when he was not in his home state, he used to build the party, and he built the party structure from scratch. So those were the two states which are still considered to be the bastion of BJP. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको ये याद अवश्य दिलाना चाहेंगे कि हमारे कुछ कार्यक्रमों का आनंद आप अपने समय के अनुसार हमारे यानी ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर मित्र बनकर ले ही सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।